वर्क, पावर एंड एनर्जी। इजी चैप्टर बेटा एक। सबसे पहले तो इसमें हम वर्क को ही डिफाइन करते हैं। वर्क इज नॉट सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए इन सच ए वे कि जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके बीच में और फोर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो वर्क जो है ना, बेसिकली वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग है। अगर ये फोर्स है तो दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी एफ कॉस थीटा इनटू एस। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। फोर्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है ना। वो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वर्क शुड बी ए स्केलर क्वांटिटी एज पर रूल। बट ये जो वर्क है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो लाइक वेक्टर्स। जैसे वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट हैज ए डायरेक्शन। वर्क इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन, बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो डिपेंड करता है थीटा पे। अगर थीटा लेस देन 90 है, मतलब एक्यूट है, थीटा लेस देन 90 है, तो cos थीटा विल बी पॉजिटिव। और बेटा अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो W जो है वो भी पॉजिटिव होगा। वर्क इज आल्सो पॉजिटिव। अगर थीटा 90 के बराबर है देन cos थीटा विल बी जीरो, और cos थीटा जीरो होगा तो वर्क जो है दैट इज आल्सो जीरो। और अगर थीटा 90 से बड़ा हुआ cos theta will be negative, and when cos theta is negative then work is also negative। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वैसी है जैसी वेक्टर्स की होती है। जैसे वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट वर्क इज नॉट ए वेक्टर। बट ये वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए टेक्निकली अगर हमने ये चूज करना है कि वर्क स्केलर है या वेक्टर, तो हम बोलेंगे स्केलर। बट इट इज एक्चुअली ए सूडो स्केलर। वर्क इज ए सूडो स्केलर। काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे बाद में, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर है। वर्क इज बेसिकली एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। सो इट इज ऑलवेज ए स्केलर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वर्क स्केलर है, but it is a false scalar because it has a property which is like vectors, so it is called as a false scalar or a pseudo scalar। क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब वर्क कितना आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और खुद से वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर नहीं है। और जब भी एडिशन करनी होगी ना वर्क की, नेट वर्क फाइंड करना होगा, तो वेक्टर लॉज यूज करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो इसलिए है नहीं है वेक्टर, लेकिन वेक्टर लॉज यूज करने पड़ेंगे। लेटर ऑन बताऊंगा कैसे। है नहीं है बिल्कुल भी वेक्टर, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ए सूडो स्केलर। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, वो डिसाइड करेगा वर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे, दैट इज न्यूटन इनटू मीटर, उसको जूल बोलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला विल बी m1L2T-2। वो तो एज इट इज जैसे होता है। क्वेश्चंस कैन बी, ये जो वर्क का डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जैसे मान लीजिए कोई फोर्स ऐसे है, पहले देखना फिर आप करना क्वेश्चन को। इफ F इक्वल्स टू 2I + 3J - 4K, तो ये कांस्टेंट है ना फोर्स। बेशक 3 डायमेंशन है, I का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, J का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, K का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है।
वेरिएबल कब होती है? अगर मैं ऐसे लिखूं F इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मुझे यहाँ पता नहीं है x कितना, y कितना, z कितना, तो तब ये वाला नहीं लगाना आपने। अगर वर्क किसी कांस्टेंट फोर्स के कारण पता करना है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। ये फोर्स अगर किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही है, किसी एक पॉइंट से, स्पेस में 3 डायमेंशनल है, किसी एक पॉइंट से डिस्प्लेस कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 एंड दैट इज गिवन 4i माइनस 2j प्लस k, इतने मीटर, 2 दूसरी जगह लेके जा रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 4k मीटर। एक फोर्स जो r1 एक पॉइंट से लेके जा रही है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरे पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, तो बताओ इस फोर्स के कारण वर्क कितना होगा? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी लिखो। देखो कांस्टेंट फोर्स है ना, फोर्स गिवन है F इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k न्यूटन। एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर पहले r1 है, ऐसे देखो ये r1 पोजीशन वेक्टर है, इसको इस फोर्स के कारण यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया और अब इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r2 माइनस r1 एंड दैट इज इक्वल टू i माइनस 4i माइनस 3i माइनस 3 माइनस माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस 2, कितना हो गया? -1 प्लस 4 माइनस 1 3k। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना होगा? F डॉट S, it means that W is equal to 2 into minus 3 plus 3 into minus 1 plus minus 4 into 3. It means W equal to 3 2s are minus 6 minus 3 minus 12, right? So that means it is equal to minus 30 joule. ठीक है, या कुछ और है? नहीं है क्या? 6 3 9, सॉरी मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 21 जोल। नहीं, डन। अभी एनसीईआरटी पे से क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg initially at rest, moves under the action of a an applied horizontal force of 7 Newton, right, on a table with coefficient of kinetic friction 0.1, on a table with mu k equal to 0.1. Calculate number 1, work done by the applied force, in 10 seconds. अप्लाइड फोर्स के कारण कितना वर्क होगा, कितनी देर में? इन 10 seconds. Work done by the friction in 10 seconds.
वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन 10 सेकेंड, या नेट वर्क भी बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन 10 सेकेंड। बताओ बेटा, सिचुएशन इज लाइक दिस, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एक फोर्स लगाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई 7 न्यूटन की, इधर की तरफ 7 न्यूटन फोर्स लगाई है। ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर होगी, क्योंकि यहाँ ये दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। अप्लाइड फोर्स इज 7 न्यूटन, ठीक है, फोर्स तो 7 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपको ये देखना पड़ेगा 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। कैसे देखेंगे? S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u तो 0 है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो कैन वी राइट S इक्वल टू, ये 0 हो गया, 1/2, a की जगह क्या लिखो? नो, a की जगह लिखेंगे अप्लाइड फोर्स के कारण देखना है, अप्लाइड फोर्स है 7, 7/2 will be the acceleration due to the applied force into t square. What is t square? 10 square. So this will be equal to 25 into 7. होगा या नहीं? ये 0 आ गया, 1/2 a। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स देखना है ना आपने, तो अप्लाइड फोर्स तो 7 न्यूटन है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स देखना होगा, तो फिर फ्रिक्शन के कारण कितनी रिटार्डेशन होगी वो देखेंगे। सो यहाँ पर आपके पास आएगा 7/4 into 100, 175 मीटर। तो वर्क कितना हुआ? 7 into 175 जूल, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कितनी है? 7 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 175 मीटर। 175 हुई क्या? हाँ, 170, 25 into 8, 200, 175। अब फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एफ के क्या होगी? म्यू के इंटू एम जी। एफ के बाय एम इज इक्वल टू, या ऐसे लिखो ना, देखो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण डब्ल्यू एफ हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ? एफ के इंटू एस। एस तो वही है, लेकिन एफ के क्या है? म्यू के इंटू एम जी इंटू एस। तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, W माइनस डब्ल्यू एफ करोगे तो वो आपके पास होगा नेट वर्क। कैलकुलेट करो, मुझे बताओ आंसर्स तीनों। सो पहले एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7 माइनस म्यू के कितना लिखा? 0.1 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय m। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 2 आएगा ना, डिवाइडेड बाय अगेन 2, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 माइनस 2 इज 5, 5/2 इज 2.5। अब पहला पार्ट, s इज इक्वल टू u की जगह 0, 1/2 AT स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 1/2 a की जगह आ गया 2.5 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है? 10 इंटू 10। तो ये बना 1/2 इंटू 25/10 इंटू 100। एक ये चला गया 5, 125। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना हुआ? वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, फर्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितनी है? 7 इंटू 125। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना बनेगा? नहीं, अप्लाइड फोर्स, ऐसे ही देखो, अप्लाइड फोर्स 7 है ना, 7 इंटू 120, ये 125 है, कुछ और तो नहीं है? हाँ, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 875। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी W डैश
फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ के इंटू एस। एफ के लिखो, अभी कैलकुलेट करो सारी, एक बार फिर से इसको देखना। एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। अच्छा 9.8 लिया होगा इसलिए वैसा थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है। हमने जी को 10 ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 ही है ना। बुक नहीं ना है आपके पास, तो नहीं किसी के पास, कहाँ होगी? चलो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया? हाँ कुछ ऐसे ही आएगा, माइनस 250 जूल। और नेटवर्क कितना आएगा? 875 माइनस 250 जूल, 625। ये तो हाँ 625 जूल, ऐसे करना है। ये वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स है। जब भी अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क देखना होगा, अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क है वो नेगेटिव है। और नेटवर्क जो देखना होगा वो डिपेंड करता है कौन सी फोर्स ज्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया था म्यू के, तो इसका मतलब बॉडी मोशन में है, और मोशन में होने का यही मतलब है कि अप्लाइड फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, वो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये चेक भी कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको म्यू एस दिया होना चाहिए, सिंस म्यू एस तो गिवन नहीं है इसलिए म्यू के ही दिया हुआ है, तो इसलिए आप सीधा एफ के ही पता करो। आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आया आंसर में, क्योंकि म्यू के एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है 9.8, म्यू के कितना 0.1 इंटू मास कितना 2 इंटू 9.8 करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। So this will in that case will become 196, 1.96। हमने कितना 2 लिखा था ना, तो उसकी वजह से डिफरेंस आया। पता चल गया ना 196 कैसे बनेगा? 98 इंटू 2 इज 196 डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब ये हो गया किसी कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क। अगर कोई वेरिएबल फोर्स होगी, वेरिएबल फोर्स, तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी सिचुएशन के हिसाब से। अगर तो ग्राफ दिया है तो आपको एरिया अंडर द कर्व पता करना है। लाइक ऐसे देखो, मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ऐसा ग्राफ दिया रैंडम। इस फोर्स को वेरिएबल फोर्स क्यों बोलेंगे? पहले फोर्स ज्यादा है और बढ़ गई फिर कम होने लगी, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है फोर्स कम हो रही है। तो अगर यहां ले लूं मैं कोई छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx, फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx फोर्स है सपोज f, तो dw कितना हुआ? f इंटू dx हुआ। dw इज f इंटू dx, इंटीग्रेट करके w कर दोगे f dx, ठीक है। और वो बनेगा क्या? टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये याद रखना है बस कंक्लूजन। अगर आपको ग्राफ गिवन है तो टोटल एरिया फाइंड करना, और अगर आपको इक्वेशन दी है, इक्वेशन जैसे f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये वेरिएबल फोर्स होगी ना। क्यों? क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है। तो जब वेरिएबल फोर्स होगी तो आप इंटीग्रेशन से वर्क फाइंड करना, और जब वही वेरिएबल फोर्स किसी ग्राफ की फॉर्म में होगी तो एरिया अंडर द कर्व पता करना। ठीक है, ग्राफिकली इट इज एरिया अंडर द कर्व एंड मैथमेटिकली इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो यही फोर्स है, ऐसे लिखा है, ए फोर्स F displaces a body from x equal to 0 to x equal to 4. Calculate work done by the force. इस फोर्स के कारण कितना वर्क होगा? चलो क्वेश्चन कर लो, साथ में नोट करो उसको।
वेरिएबल फोर्स दी है, W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx, ठीक है, फ्रॉम 0 to 4. What is differentiation of sorry, integration of x square? X3 by 3 from 0 to 4. 4 into x square by 2 from 0 to 4. 6 into x from 0 to 4. ये आ जाएगा 2 by 3. x क्यूब हो गया, मतलब 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 4 by 2 तो 2 हुआ. x4 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 माइनस 0. तो ये बनेगा बेटा W इक्वल टू 2 by 3 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 24. 128 by 3 प्लस 32 प्लस 60 नहीं 24. ठीक है, ये सम कर लेंगे. 43 के आसपास होएगा ये. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 43. अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो वो भी कर सकते हो. 43 प्लस 32 प्लस 24 99 जोड़ नहीं, वही एग्जैक्ट कैलकुलेट करो ना. अब मैं तो यहाँ से सीधा इसको 9 मान लिया मैंने, 128 को 129 लिख दिया. तो मतलब इक्वेशन दी होगी तो आपको इंटीग्रेशन करके वर्क फाइंड करना है, पता चल गया ना. और लिमिट्स क्या लोगे इंटीग्रेशन में, जो यहाँ दी होती. अगर यहाँ लिखा होता है x इक्वल टू 4 to 6 करना है तो हम 4 to 6 करते हैं. जैसे ऐसा कोई ग्राफ है सपोज करो, ये ग्राफ गिवन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द वर्क डन इन लास्ट 2 seconds. 2 मीटर नहीं, वर्क डन इन लास्ट 2 मीटर. टोटल कितना वर्क किया इस फोर्स ने, और लास्ट के 2 मीटर में जो डिस्प्लेसमेंट हुई, लास्ट के 2 मीटर में इस फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ, उनका रेशो पता करना है. तो आपको एक तो टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और एक लास्ट के 2 मीटर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों का रेशो बताना है, क्योंकि जब भी आपको देखो पहले फोर्स कांस्टेंट है, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, 0 हो गई. तो आपको टोटल एरिया पता करना है टू गेट द टोटल वर्क, एंड टू गेट द वर्क इन लास्ट 2 मीटर आपको सिर्फ ये वाला एरिया देखना है. फिर वो रेशो बताओ क्या होगी. टोटल कितना वर्क है, ये वाला एरिया निकालना पूरा.
पूरा एरिया कितना हुआ? 0 से 5 तक। हाँ, 0 से 5 तक कितना हुआ एरिया? एक तो ये आपके पास रेक्टेंगल आ गई 1/2, 1/2 नहीं सॉरी 2 × 6 प्लस ये वाली शेप देखो, ये वाली एक ट्रेपेजियम आ गई, दिख रही है? 2 से लेके 3 तक। किसी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस प्लस दिस, सो इट विल बी 6 + 8 इनटू हाइट। हाइट 2 से लेके 3 तक है तो 1 ही, प्लस ये लास्ट में ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, इट इज 2 × 8। base is 2, 3 to 5 is 2 and 0 to 8 8 है, right? So W will be equal to 6 2s are 12 plus 7, 14/2 is 7 plus 8, so total वर्क आपके पास आ गया 27 जूल। ठीक है, लास्ट के 2 मीटर में W' अगर वर्क है तो दैट इज इक्वल टू 1/2 ये वाला 2 × 8, तो दैट इज इक्वल टू 8 जूल। तो रेशियो क्या आ गई? 27/8, 3 point something। W/W' will be 3.33, दोनों चीजें होगी। रेशो कैसे पता करनी है? किसी सिलेक्टेड डिस्टेंस में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे पता करना है, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। 0 to 4 करोगे, 0 to 5 करोगे तो टोटल वर्क सारा एरिया। अगर यही ऐसे दिया होता 4 to 5 तो इतना सा ट्राइंगल लेते, 2 to 5 दिया होता तो ये ट्रेपेजियम प्लस ये ट्राइंगल, राइट? तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप वो कैलकुलेट करोगे, वही एरिया कैलकुलेट करोगे जो चाहिए। दूसरा एक सिंपल सी चीज और डिफाइन कर लेते हैं, क्वेश्चंस फिर कल मिक्स करके करेंगे। दिस इज वर्क एंड नाउ वी हैव पावर। पावर इज सिंपली वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम है तो मतलब F.S डिवाइडेड बाय T, दिस इज पावर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, so power is dot product of force and velocity. Power is dot product of force and velocity. ठीक है, और जब इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन कर रहे हैं लिखने में P लिखते हैं, इट इज dW/dt। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। अगर यूनिट की बात करेंगे इट विल बी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज वॉट, सो वी हैव वॉट एज SI यूनिट, जूल पर सेकेंड, बट हमारे पास और यूनिट्स हैं लाइक किलोवाट एंड मेगावाट। 1 megawatt is 10 raised per 6 watt and 1 kilowatt is 10 raised per 3 watt. So instantaneous power की बात करेंगे, power is rate at which work is done, dW/dt। dW क्या हुआ? P/dt। तो जब पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वर्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ P/dt। जब फोर्स दिया होगा, इसी में आगे भी लिखता हूँ, वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज पावर। ठीक है, जब पावर दिया हुआ है इट शुड बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टू गेट द वर्क। ठीक है, और यही जो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपको, बड़े सारे केसेस में जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो हम पावर को सिंपली फोर्स इनटू वेलोसिटी बोलेंगे। थीटा 0 होने पे cos थीटा विल बी 1। ठीक है, तो पावर विल बी इक्वल टू F × V ओनली इंस्टेड ऑफ
एफ डॉट वी, और यही पावर आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ओनली। इस एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, इंटू वी। ठीक है, फोर्स की जगह क्या लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंटू वी। तो टेल मी व्हाट इज वी डी वी फ्रॉम हेयर, कैन वी राइट पी बाई एम डी टी, है ना। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ पावर, आपके बुक में क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, तो इसको इंटीग्रेट करो। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इंटीग्रेट करोगे इसको क्या लिखोगे, वी डी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट पावर अगर है तो 0t 0v। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, v स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स डालने की जरूरत नहीं है, 0 टू v तो आएगा। p बाय m, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t फ्रॉम 0 टू t। तो बेटा v स्क्वायर कितना हो गया, 2pt बाय m, देखना आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा इसका। v स्क्वायर हो गया 2pt बाय m, तो v कितना हो गया, रूट ऑफ 2pt बाय m। ठीक है, अगर कांस्टेंट पावर एक्ट कर रही है किसी व्हीकल के ऊपर, तो उस व्हीकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। समझ में आया। इसी क्वेश्चन को आगे करो और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। सर आपने म्यूट की। ठीक है, तो dx बाई dt अगर आपके पास ये बना, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे है, तो dx क्या हुआ फिर, रूट ऑफ 2p बाई m, t 1/2 लिख लेता हूँ, थोड़ा कन्वीनियंट लगेगा, इंटू dt। अब देखो अगर आपको x पता करना है, अगर तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है x0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x0 टू x, इट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज पर 1/2 dt फ्रॉम 0 टू t। इनिशियल टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x0, t टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x। dx की इंटीग्रेशन तो हो गई x, कहां से, x0 से x तक, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2p बाई m, t रेज पर 1/2 की क्या इंटीग्रेशन हो गई, t रेज पर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ जब आप लिमिट्स पुट करोगे, कैन यू राइट x माइनस x0, वहां तो t माइनस 0 बनेगा, तो एज इट इज रहने दो। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p बाई m इंटू 2/3 इंटू टी रेज पर 3/2। ठीक है, 2/3 कॉन्स्टेंट है। अब देखो इसको s बोलूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट को s इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसको रूट के अंदर ले जाऊं, ये 4 हो जाएगा इधर आके, 8t बाय ये 9 हो जाएगा, 9m। ठीक है, और यहां लिखूंगा t, p लिख रहने तो, चलो ये p है, ये रूट हो गया अंदर, और ये क्या बना, t रेज पर, ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा किसी भी बुक में देखोगे तो। समझ में आया क्या किया, 2/3 था, इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो 4/9 लिखेंगे, तो 4 इंटू 2 हो गया 8, और ये 9 इधर आ गया, t को ऐसे रहने दो। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, यू कैन आल्सो राइट इट लाइक 8p बाय 9m इंटू टी क्यूब, रूट के अंदर टी क्यूब लिखना या टी रेज पर 3/2 लिखना, इट्स सेम। इंटीग्रेट हो गया बेटा, dt कहां से आएगा, ये कहां गया। ठीक है,